हेलो। ओके, कैसा चल रहा है बेटा? असाइनमेंट एंड ऑल बढ़िया लग रहा है? कुछ लग रहा है कि फर्क आ रहा है प्रिपरेशन में? सही हुआ? गौरव, गौरव नहीं आया क्या? आज छुट्टी होगी, उसने पूरा डेटा फिनिश कर दिया होगा, फोन चलाया होगा पूरे दिन। एटम शुरू करेंगे। क्लास ज्वाइन करिए। और उसमें नीचे लिखा तो हुआ था बेटा, उसमें कहाँ आया है कोई क्वेश्चन, उसमें नीचे मेंशन तो था। मैम हाँ बोलो। मैम कल के असाइनमेंट में से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 करवा देते आप। कल वाला असाइनमेंट तो कल डिस्कस करेंगे, जो कल वाला या आज वाला? मैम कल वाला। कल वाला मतलब जो तुम्हें आज करने के लिए दिया है? नो मैम, जो आपने कल दिया था। नाम नाम बोलो। पोटेंशियल या डाइपोल? मैम पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल वाले में हाँ बताओ, पोटेंशियल वाले का। मैम क्वेश्चन डाइपोल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, अच्छा तुम्हारे असाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 8। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत आई आपको? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास स्फेरिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इनसाइड ए स्फेरिकल बोल विच इज गिवन बाय फाई इक्वल्स। ये गौरव है ये। हेलो, हाँ गौरव, लिंक तुम्हारे उसमें आया होगा ना? आज नहीं आए, पुराने से ज्वाइन किया। ज्वाइन कर ले, रुको भेजती हूँ। ठीक है, पुराने से ज्वाइन करो, अब मैं भेज रही हूँ। देखो, ये गौरव है, ये गौरव ऐसे ही करता है। कोई शेयर कर देना इसको। बेटा कोई इसको शेयर कर दो लिंक वगैरह, मैं इतने क्वेश्चन देखती हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज बॉल इज गिवन बाय, ठीक है, तो पोटेंशियल दिया हुआ है फाई इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर बी। मतलब पोटेंशियल आर पे वेरी कर रहा है फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस, है ना? तो कौन सा स्फेयर होगा ये जहां पे पोटेंशियल वेरी करता है? अगर ये कंडक्टिंग स्फेयर होता तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता इनसाइड, है ना? तो इसका मतलब ये यस कैसा वाला पोटेंशियल है? नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल है, जो कि हमारा वेरी करता है। तो किस तरीके से वेरी करेगा वो यहाँ पे फाई से डिनोट किया हुआ है, फाई इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस बी। अब ये कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर द कांस्टेंट एंड देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉइल। तो चार्ज डेंसिटी यानी रो, क्योंकि स्फेरिकल है तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है? तो देखो यहाँ से तुम्हें फाई दिया हुआ है, फाई क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल, करेक्ट? फाई यस का मैम। मतलब पोटेंशियल है। अब एक बार बताओ, नॉन कंडक्टिंग शेल के सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? मैम जीरो। अच्छा, जीरो होती है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर कब से जीरो होने लगी भाई? नो मैम, नो, वो कंडक्टिंग हो। हाँ,
कंडक्टिंग में 0 होती है ना, नॉन कंडक्टिंग में तो वेरी करती है, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। याद नहीं है क्या फॉर्मूला नॉन कंडक्टिंग का? हाँ, तो यहां से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे कैसे, माइनस डीवी बाय डी आर करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब तुम्हें इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है कितनी होगी, आर पॉइंट की दूरी पे, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की जो भी वैल्यू आई है इन दोनों को इक्वेट कर देना, ठीक है, तो वहां से तुम्हारा रो आ जाएगा। ठीक है, मैम एक बार आप स्क्रीन शेयर करके बता देते। हाँ स्क्रीन तो मैं शेयर करूंगा। और कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 9th? मैम 10। ओके, मैम आज वाले कब डिस्कस होंगे? कल कर लेंगे। और किसी ओके को मैम। और किसी को डाउट है इनमें? बस अब्दुल्ला को ये 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देना। अरे भाई साहब, फिफ्थ कौन सा है? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें तो बेटा तुम्हें दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है ना, देखो जैसे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसमें चार्ज यहाँ रखे हुए हैं, क्यू नॉट है। तो ये पूछ रहा है कि अगर मैं चार्जेस को मिड पॉइंट पे यानी यहाँ रख देता हूं, तो इस काम को करने में मेरे को कितना, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। हाँ मतलब वर्क डन ही पूछ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पहले वाले के लिए निकालो पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले वाले के लिए, पहली कॉन्फ़िगरेशन में इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना कितना होगा, स्क्वायर है, क्या दे रखा है, एक सेकंड, शोन इन द कीप एट द कॉर्नर, साइड लेंथ ए। हाँ तो साइड लेंथ ए है, यानी ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर है, तो सबके बीच का डिस्टेंस, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगी, देखो 1 2 3 4, तो इसमें पहले 1 और 2 का पेयर, जितने भी चार्जेस हैं इन सब का पेयर बना दो, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कुछ जैसे, है ना, 4k³ स्क्वायर अपॉन ए। ये कितने पेयर बनेंगे ऐसे, 1 2 3 और 4, तो 4 तो ये आ जाएगी 4k³ स्क्वायर प्लस ए, प्लस 2 वाली कौन सी बनेगी बेटा, डायगोनल वाली, 2 डायगोनल वाले आएंगे, तो डायगोनल वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से इनिशियली में, √2a डायगोनल वाला डिस्टेंस। तो ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फाइनली यानी जब तुम्हारे चार्जेस को कहाँ रखा गया है, यहाँ पे, है ना, ये वाला, तो अब इसके लिए निकाल लेना फाइनल क्या आएगी ये। अब तुम डिस्टेंस कौन सा वाला लोगी, ये वाला, शाजिया, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, तो ये भी L/2 होगा और ये भी L/2 होगा, तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ABCD, ये वाले डिस्टेंसेस आ जाएंगे, यस और नो। यस मैम। 4 पेयर तो तुम्हारे पास ये बनेंगे ABCD वाले, ये डिस्टेंस देख लो कितना आएगा, ये L/2 है, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, AB का डिस्टेंस निकाल लेना। फिर 2 पेयर ये वाले बनेंगे, देखो जो AA के बनेंगे, है ना, तो 2 U फाइनल में तुम्हारे 2 पेयर तो बनेंगे KQ स्क्वायर अपॉन A के, अच्छा ये A लिया है तो इसको भी A/2 करो, और 4 पेयर कितने के बनेंगे बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/2 L प्लस square by 2। A स्क्वायर बाय 2, पक्का, यस मैम। हो जाएगा। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनको आपस में से माइनस कर लेना शाजिया। ओके मैम। हाँ तो इसमें बस तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और कुछ नहीं करना, इनिशियली क्या हुआ फाइनल क्या हुआ। अब आ जाते हैं अब्दुल्ला वाले सवाल पे। मैम 7th भी करवा दोगे? 7th क्या कह रहा है, 2 थिन वायर्स, सारे करा देते हैं फिर। एक देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो थोड़ा था क्वेश्चन 7th है ना, अच्छा सा। 2 थिन वायर्स ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, correct, with their axis coinciding,
ठीक है, कोइंसाइड करनी है एक्सिस। द चार्जेस ऑन द टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक पे चार्ज जो है प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रिंग्स, मतलब तुम्हें पोटेंशियल इनके सेंटर पे निकालना पड़ेगा। मान लो मेरा ये ए स्फीयर है और मेरे पास ये स्फीयर, ये रिंग है बी, सॉरी रिंग से नॉट स्फीयर, लिख लो मैं कंफ्यूज भूल जाऊंगी। रिंग ए और रिंग बी, अब तुम्हें क्या करना है, आपको रिंग ए के सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल और रिंग बी के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है और आपस में क्या कर देना है, उनको माइनस कर देना है। बात समझ में आई? तो अब एक बार बताओ, सबसे पहले लिखते हैं फॉर रिंग ए। बेटा रिंग ए के लिए पोटेंशियल लिखना है उसके सेंटर पे, कितना होगा, एक तो इसकी खुद के वजह से होगा, इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा, और एक आपके पास जो बी रिंग है उसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा फर्स्ट रिंग के सेंटर पे, राइट? यस। तो दो पोटेंशियल होंगे रिंग ए पे, फॉर रिंग ए पोटेंशियल एट सेंटर, तो एक क्यू वाले चार्ज की वजह से होगा प्लस दूसरा माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से होगा। अब बताओ इसके खुद के चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा भाई, के क्यू बाई आर, इसकी रेडियस Yes, सेम है, टू थिन वायर्स ईच हैविंग रेडियस आर, ठीक है दोनों की रेडियस सेम है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर। अब सेकंड वाला देखो, बी वाला इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल बनाएगा बताओ? मैम के क्यू बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है डी, ये डिस्टेंस आर है, और ये वाला कितना हो जाएगा फिर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यस और नो? तो अब ये कितना, अब मैंने बोला था पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी विद चार्जेस लेंगे, तो के रिंग का चार्ज सेकंड वाले का माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो, ऐसे ही रिंग बी के लिए निकाल लेंगे सिमरन, यस मैम। फिर रिंग बी का भी आ जाएगा, फिर आपस में क्या कर देना, दोनों को सबट्रैक्ट, ठीक है, उनका डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है मैम। ठीक है, आगे इसके बीच में और किसी को कुछ सवाल पूछना है? मैम 10। अभी 8th भी था ना? मैम 8 था आपने शायद। ओके, 8th क्या कह रहा है? गर्व नहीं, गौरव एक बार मुझे 8th वाला क्वेश्चन बताओगे हम कैसे कर सकते हैं? तुमने करके भेजा है ना अभी असाइनमेंट, किस किस ने भेजा है? हाँ बेटा बताइए, आपने किया है ना ये क्वेश्चन? यस मैम, एक क्वेश्चन ओपन करो, कोई नहीं। शाजिया तुम्हें क्लियर हो गया ना बेटा वो क्वेश्चन? यस मैम। देखो ये जो तुम्हारा संडे वाला पेपर बनता है वो हम टीचर्स नहीं बनाते, ये वाले क्वेश्चंस हम टीचर्स बना रहे हैं, तो ये वाला असाइनमेंट तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हाईली इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो अब्दुल्ला। मैम जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे हम वी और वो क्या कहते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन से नहीं कर सकते? हाँ वही तो रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। यस मैम। हाँ तो यही वाला तो लगेगा इसमें। यस मैम, उसी से किया था मैंने जब किया था, तो मैम मेरे को डाउट हो रहा था कि ये मेथड थोड़ा सा गलत क्यों लग रहा है? ये इसी से ही तो किया करना है, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। यहाँ से तुम्हारा इस कितना आ जाएगा, ये -2ar। यस इसका मैम। मतलब क्या हुआ, देखो ये तुम्हारा कंप्लीट स्फीयर है ना? मेरी बात समझ में आई? इसकी मान लो कंप्लीट रेडियस r है, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सेंटर से कोई एक डिस्टेंस छोटू सा कट किया विच इज r, ठीक है। अब जो हम निकालते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनीथिंग, हम वो किसकी वजह से निकालते हैं? गॉस लॉ यूज करके। मैंने यहाँ पर जाके एक अपना गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि सेंटर से r दूरी पे है। अब इस r दूरी पर तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल तो ये रहा r दूरी पे -2a बाय r। बात समझ में आ गई? -2a बाय r।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर r दूरी पे जाके, अगर मैं गॉसियन सरफेस पे बनाऊं तो ये गॉसियन सरफेस हुआ। मुझे चार्ज इनक्लोज भी तो चाहिए होगा कि चार्ज कितना इनक्लोज किया है यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो यहाँ पे, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी चार्ज इनक्लोज है वो Q इनक्लोज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, K Q अपॉन कितनी दूरी पे, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू -2AR। तो यहां से तुम्हारे पास चार्ज इनक्लोज कितना आया बेटा, -2AR क्यूब, 2AR क्यूब, K अपॉन में जाएगा ना। ये तुम्हारा चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। इसको भी एक बार ओपन कर लो, Q इनक्लोज्ड 1/K कितना हो जाएगा, 4πε0 2AR क्यूब। तो ये कितना हुआ, 4 2 जा 8 πε0 AR क्यूब। ये मेरा चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। पूछा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, मैम अब इसे इसके उससे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एक सेकेंड, मैं ये सोच रही हूँ कि पूरा स्फेयर का पूछा है या फिर सिर्फ इसके अंदर वाला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल बॉल देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, मतलब कंप्लीट का ही पूछ रहा है वो, है ना। तो कंप्लीट का अब तुम्हें चार्ज वो निकालना है, रो, तो रो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो सिग्मा, हाँ तुम्हारे पास चार्ज है, वॉल्यूम लिख देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके मैम। और मैम क्वेश्चन नंबर 10, assume that, अच्छा 10th, ओके 10th क्या कह रहे हैं, मेरे पास टोटल अमाउंट है चार्ज Q, टोटल चार्ज Q है, इसको दो स्फेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसपे एक का रेडियस है कितना R और दूसरे का रेडियस कितना है कैपिटल R, ठीक है। बट इस तरीके से करते हैं कि सरफेस डेंसिटी दोनों की बराबर होती है। मान लो ये A है और ये B है, इसका A इन दोनों के बराबर है, यानी जिसे मैं सिग्मा मान लेती हूँ, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, a charge of total is distributed over two concentric hollow spheres, कॉन्सेंट्रिक हैं ये दोनों, एक साथ ही रखे गए हैं, ठीक है, दोनों एक ही के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। सच दैट द स्फीयर्स आर इक्वल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, तो हमें इसके सेंटर पे कॉमन पोटेंशियल निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये ऐसे है, ठीक है, ये इसकी रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं कैपिटल R। अब मुझे बताओ कि सेंटर, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1, बाहर वाले पे मान लेते हैं चार्ज Q2, लेट कर लिया बेटा। इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा, K Q1/R प्लस K Q2/R, यही होगा भाई, हाँ या ना, सेंटर पोटेंशियल। अब मैं चार्ज को क्या लिख सकती हूँ, चार्ज को क्या लिख सकते हैं भाई, रो का फॉर्मूला क्या है, सॉरी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो मैं यहां से चार्ज को क्या लिख सकती हूँ, के चार्ज को रो A1 अपॉन R, बोलो ये ठीक है। के अब रो तो दोनों के लिए सेम है, A2 अपॉन R, ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल R होगा ये, सॉरी, ठीक है। आ जाओ इसको ओपन करो, रो एज इट इज, A1 को क्या लिख सकते हो तुम, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन R प्लस के रो, ये क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R। क्या बचा बेटा ये, मैम आप यहाँ पर वॉल्यूम वाली यूज कर रहे हो या फिर एरिया वाली? एरिया, हाँ ठीक, नहीं वो सिग्मा होता है ना, तो आप उसे रो बोल रहे हो बस। सिग्मा, सिग्मा जाएगा ना यहाँ पे, एक सेकंड क्या है एक बार, स्फेयर्स है ना, मैम यहाँ पर तो वॉल्यूम डेंसिटी आती है ना। नहीं होलोस्फेयर है ना, ओके मैम। होलोस्फेयर हाँ, तो ठीक, चार्ज तो सरफेस पे रहेगा ना, होलोस्फेयर का चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, यस ठीक है। मैम। हाँ तो के ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई से मेरा 4 पाई कैंसिल हो गया, और के रो बाहर ले आओ निकाल के, तो के और रो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही बचा,
ओके, तो इसका मतलब अब मेरे को यहाँ से सिग्मा निकालना है ना, सिग्मा। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो चार्ज Q1 प्लस Q2 था ये किसके बराबर होगा, कैपिटल Q के। Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q के बराबर होगा। और अगर मैं Q1 को फिर से क्या लिखती हूँ, सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2 इक्वल्स टू कैपिटल Q। सिग्मा बाहर आ जाएगा तो A1 प्लस A2 किसके बराबर आ गया, कैपिटल Q के बराबर आ गया। बट अगर मैं यहां से करती है तो मेरे पास सिग्मा जो आया Q अपॉन A1 प्लस A2 आया। ठीक है, यहाँ पर पुट करके देखो K Q अपॉन A1 प्लस A2 इंटू R प्लस कैपिटल R। इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, एरिया है, K की वैल्यू है, आता है क्या आंसर, देखो रख के, ऐसे ही करना था बस इसमें तुम्हें। मैम बस ये क्यू और वो सिग्मा निकालने वाला स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। एक बार पुट करके देखो वैल्यू A1 A2 की और K की। K तो रहने तो पड़ा रहेगा, Q भी पड़ा रहेगा। A1 प्लस A2 की वैल्यू रखो, क्या आएगा, अच्छा अगर ये चार्ज डेंसिटी है तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, है ना, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और K इंटू R प्लस R, करेक्ट। ऐसे करना था तुम्हें, तो सिग्मा निकालना था कि सिग्मा कहां से आएगा, सिग्मा यहां से निकाल लो कॉमन, ये आ गया। और इसको बस तुम्हें सेंटर वाला जो तुमने निकाला है वहां पे पुट कर दो, ये दिस इज द ओनली स्टेप, यही करना था। ठीक है बेटा, और किसी का कोई डाउट। मैम एक बार 9th भी बता दो। 9th कौन बताएगा, पीर बख्श बताएगा। 9th बताओ पीर बख्श। मैम एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने मोबाइल में देखो। मैम इसमें ई डॉट डी आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। एक सेकंड रुकना, मेरे को एक चीज देखनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th। यस मैम। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें 30x स्क्वायर, पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, माइनस dv अपॉन dr। अगर पोटेंशियल निकलवाना चाह रहा है तो इंटीग्रेशन कर देना है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने तो मतलब पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे वेरिएबल है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देना। कहां से कहां निकलवा रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 2, बस। वीओ ओरिजिन पे है तो यानी लिमिट 0 से 2 लग जाएंगी, बोलो। यस मैम, हो यस मैम। जाएगा। एक सेकंड रुकना, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना। के क्यू अपॉन एरिया क्या होगा बेटा मेरा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, है ना। के को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसका आंसर क्या है इस वाले का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैच करो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं कुछ गड़बड़ करी है क्या, सही आ रहा है। यहाँ पे 4 पाई डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है। मैम शायद वहाँ ऊपर 4 पाई से 4 पाई नहीं कटना था। कहाँ पे, ओहो देखो यस मैम। तुम लोग भी ना, ये इक्वल्स टू में थोड़ी है। हाँ यही थोड़ा सा है ना, ठीक है अब तो सही आ गया।
ऊपर 4 पाई आएगा, Yes, उसे ma'am. नीचे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मैं यही सोच रही थी यहाँ पे 4 का कैसे वो आ रहा है। तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग क्या देखते हो यहाँ पे हैं? नहीं मुझे बताओ ना, ये कैसे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब्दुल्ला, तुमने पूछा था ना ये क्वेश्चन। मैम बट मैंने कैंसिल नहीं किया था। अरे तो मैंने तो किया है भाई, मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं किसी ने शायद बीच में कुछ इंटरप्ट किया होगा, तो मैंने इक्वल्स टू समझ के उसको कट किया। ये तो प्लस में है ना, प्लस में कैसे कट हो जाएगा भाई? हाँ मैम मैंने कॉपी में तो कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, ओके, तो आ गया अपना आंसर। और किसी को अब तो कोई डाउट नहीं है? मोर और लेस सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। सवाल Yes, करने ma'am. में मजे आ रहे हैं पढ़ने में? मैम Yes, 10th ma'am. भी एक बार। हाँ मैम 10th। 10th कौन है ये 10th वाला बेटा जी? इससे तो मैं पर्सनली मिलना चाहूंगी। क्या कह रही है मनीषा? हाँ बताओ बेटा, कौन है 10th वाला? किसे करवाना है 10th? जल्दी बोलो। हैं? कृतिका को। कृतिका क्लास कब ज्वाइन करी है भाई? कृतिका कब ज्वाइन करी है क्लास तुमने? मैम करी थी पर बीच में नेटवर्क चल जा रहा। मतलब जब सारी कहानी हो गई, आंसर आ गया, आंसर में मैचिंग की गड़बड़ भी निकल गई, फिर जाके कह रही है मैम 10th करा दो। देखो इधर आओ, 10th क्या करेंगे कृतिका? 10th में इस तरीके से है। तुम आज कुछ पढ़ने, तुम तो बस सारा दिन असाइनमेंट ही डिस्कस कराओगे। उसमें क्या है कि मेरे पास इस तरीके से दो स्फेयर्स हैं, ठीक है, कंसेंट्रिक, जिसमें यहाँ पर क्या है, रेडियस, एक की स्मॉल आर है और एक की कैपिटल आर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन दोनों स्फेयर्स में। समझ में आया कृतिका? एक के ऊपर चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, दूसरे के ऊपर मैं मान लेती हूँ Q2 है। बट इन्होंने जो दिया है, इन्होंने ये बोला है कि चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि दोनों स्फेयर्स पे चार्ज डेंसिटी कैसे आने वाली है, चार्ज डेंसिटी बराबर आने वाली है। मुझे बताओ अब कंडक्टिंग स्फेयर्स पे कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है? चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में या सरफेस में? सरफेस पे। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हें पता है ना, तुम हो सबसे ज्यादा। तुम कृतिका हो, आज से इसका नाम कृतिका रखो। कृतिका चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, सरफेस पे या वॉल्यूम पे? मैम सरफेस पे। हाँ, कंडक्टर है तो कंडक्टर पे चार्ज सारा कहाँ आता है, उसके सरफेस पे, तो चार्ज सरफेस पे आ गया। तो हम बोला है कि चार्ज डेंसिटी बराबर बराबर है, यानी ρ1 यानी पहला स्फीयर, ρ2 यानी सेकंड स्फीयर की चार्ज डेंसिटी बराबर है, जिसे मैं कुछ रो मान लेती हूँ। रो मैं बार बार रो बोलती हूँ, आई डोंट नो क्यों, दिस इज सिग्मा, ठीक है, याद रखना सिग्मा है ये, ठीक है। अब सेंटर पर देखो, जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, इन दोनों स्फीयर्स की वजह से होगा, यानी के Q1 अपॉन आर प्लस के Q2 अपॉन कैपिटल आर, यही होगा भाई। यहां से अब के Q1, तो चार्ज क्या बनेगा, Q1 का चार्ज क्या बनेगा, सिग्मा ए, तो यानी सिग्मा इंटू एरिया 1 आर प्लस के सिग्मा इंटू एरिया 2 अपॉन कैपिटल आर। बोलो सही है? अब क्या लिखोगे यहाँ पे, के सिग्मा A1 कितना लिखोगे, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस के 4 पाई एरिया कितना है सेकंड वाले का, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से देखो क्या बचा तुम्हारे पास, हमारे पास आया के रो अगेन सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर प्लस के सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर, ये आ गया मेरे पास अभी तक, ठीक है। बट अभी मेरे पास सिग्मा नहीं है, तो सिग्मा कैसे निकालोगे बताओ? तुम्हें ये पता है कैपिटल क्यू चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, भाई टोटल चार्ज तो Q ही है ना।
यस बात समझ में आ रही है? इसको बेटा और एक मेथड से कर सकते थे, हमें पता है चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर छोड़ो अब तुम यही वाला कर लो। Q1 प्लस Q2, तो कैपिटल Q इक्वल्स टू Q क्या होगा, अभी पढ़ा है, रो A1 प्लस रो A2। तो Q इक्वल्स टू रो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, A1 प्लस A2। यहां से रो निकाल लोगे, क्या बचा, Q अपॉन A1 प्लस A2। ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, कहाँ रखोगी, इस इक्वेशन में। हाँ देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर रख देना, A1 A2 ओपन कर लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा सा जब तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है ना, तुम सबको कॉन्सेप्ट आता था, तुम सबको सेंटर पे पोटेंशियल नहीं निकालना आता था, बताओ, आता था ना सबको, यस और नो? सबको ये पता था कि चार्ज तो यही रहेगा, टोटल चार्ज कैपिटल Q, सबको ये पता था। सबको ये पता था कि यहाँ पर जो चार्ज होगा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस यही 3 कॉन्सेप्ट थे, और ये 3 कॉन्सेप्ट तुम सबको पता थी। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा इधर उधर करके तो करना ही पड़ेगा कि आंसर कैसे निकाला जा सकता है ना, करना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जाएगा जेई। अब बात कर लेते हैं जो अभी हमें पढ़ना है, एटम। तुम्हारे आने वाला है पेपर में संडे को, रदरफोर्ड का मॉडल, सबको आता है रदरफोर्ड मॉडल, केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हो बेटा? यस एक वही गौरव पढ़ के आया है क्या, सॉरी राहुल। तो देखो यहाँ एटम की डिस्कवरी हो रही है कि एटम है कैसा एग्जैक्टली, अभी पता ही नहीं है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की कॉम्पोजिशन क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। जे थॉमसन का कौन सा आता है, पुडिंग मॉडल है ना, ये इसका पुडिंग मॉडल आता है, जिसमें इसके जो सीड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन बता दिया जाता है, और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे ये पड़ा होता है। तो बाद में ये थ्योरी तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ भी बता दिया है ना। फिर बाद में जाके इस आती है रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल एटम थ्योरी, जो कि एटम के स्ट्रक्चर को बताने में काफी हद तक ठीक होती है कि एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है कैसा। ये क्या यूज करते हैं, देखो ये एक बॉक्स है जहां से रेडिएशंस निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यहाँ बीच में इन्होंने जो एक फॉइल ली है वो गोल्ड की फॉइल है। ये फॉइल, इसका डायामीटर या तुम रेडियस बोलो, जो भी बोलो, थिकनेस बोलो, ये थिकनेस बहुत 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 वेरी स्मॉल है, मतलब थिकनेस बहुत छोटी है, ऐसा समझ सकते हो। सिंगल एटम की एक लेयर है जो तुमने बस एक शीट में लगा दी है। इसके पीछे यहाँ पर हमने एक डिफ्लेक्टर लगा दिया है। डिफ्लेक्टर क्या करेगा, जैसे ही कोई भी यहाँ से हीलियम, देखो ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है यहाँ से हीलियम की वो निकलेंगी, हीलियम क्या, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स जब भी इस स्क्रीन पर जाके, जहां भी स्क्रीन पर जाएंगे वहां पर क्या होगा, ये डिफ्लेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेगा कि कहां पर जाके ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस लेंगे वो अब देखते हैं। तो पर्टिकुलरली हुआ क्या, यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा रेज आ रही है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल पे टकराएंगे। गोल्ड की फॉइल पे टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल किस तरीके का पाथ चुनते हैं, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, उन सब चीजों से पता चलेगा कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। अब देखो जब ये हमने पढ़ा, ये जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या क्या पाया गया, पहले वो, उससे पहले क्या क्या यूज किया, अल्फा पार्टिकल यूज करे भाई एज अ रेडिएशन। तो ये अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन जा रही है, याद रखना। अल्फा पार्टिकल किसका है, Bi का, ठीक है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस देखो कितनी है, 10⁻⁻7 मीटर्स, यानी वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत छोटी थिकनेस यूज करी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई, पहला क्या मिला, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे मोस्टली कैसे चले गए, अनडेविएटेड। मतलब अगर मान लो मोस्टली, यानी मोस्ट का मतलब क्या है, 99%। अगर 100 अल्फा पार्टिकल्स थे तो 100 में से 99 तो क्या चले गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे के सीधे चले गए। तो अब एक बार बताओ, तुम्हें क्या समझ में आएगा अगर तुम किसी कहीं पर भी तुम एक वो मतलब ऐसे मान लो कोई भी पार्टिकल जा रहा है और वो पार्टिकल सीधा निकल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको रोकने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है ना, या रोकने के लिए कोई भी वहां पर मास नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास एटम का मोस्टली पोर्शन क्या है,
खाली है, खाली है। तो इसीलिए तो सारे पार्टिकल्स आए और अनडेविएटेड होके चले गए। अनडेविएटेड का मतलब है जिस रास्ते से आए हैं वैसे सीधे चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सेकंड क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल शो स्मॉल डिफ्लेक्शंस, मतलब बहुत चुनिंदा ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन जिन्होंने दिखाया। थर्ड क्या है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने रिट्रेस कर लिया पाथ। रिट्रेस करने का मतलब क्या है, कितना डिफ्लेक्शन दिखा दिया, 180 डिग्री का, मतलब कि जैसे सीधा गया और वापस क्या हुआ, अपने पाथ को वापस आ गया। जैसे ये वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये क्या करेगा, पार्टिकल गया और वापस आ गया। अब क्या पता चलेगा भाई कि पार्टिकल जा रहा है और वापस आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था, यानी कौन सा पार्टिकल है वो, प्लस चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज है उस पे, और वो वहां से वापस आया है टकरा के। इसका मतलब उसी बीच वाली डायरेक्शन में क्या बैठा होगा, कोई हैवियर मास बैठा होगा जिसके पास कैसा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज। प्लस प्लस वहां पर रिपल्शन होगी, और वो रिपल्शन इतनी स्ट्रांग होगी कि तुम्हारा अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को क्या कर लेगा, वापस कर लेगा, रिट्रेस ही कर लेगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है वो इधर उधर फैला नहीं हुआ। न्यूक्लियस एक छोटे से पोर्शन में बहुत ठोस मास की तरह बीच में बैठा हुआ है, और उसका मास इतना हैवी है, और उससे पैदा होने वाला जो फोर्स है वो भी इतना स्ट्रांग है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, अपने आप को रिट्रेस कर लेंगे। और कैसा पाथ पता चलेगा बताओ, न्यूक्लियस का चार्ज भी कैसे पता चला कि रिपल्स की पॉजिटिव है प्रोटॉन्स अंदर, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भी कैसे थे, पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियस का चार्ज भी कैसा होगा, प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वापस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहां से पता चलता है कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक बहुत छोटे से स्पेस में हाईली मास ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड है ना। तो कॉन्क्लूजन क्या निकले, पहला कॉन्क्लूजन देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, बिल्कुल ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड ऑक्यूपाई अ वेरी लेस स्पेस, बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, बिल्कुल ठीक। तीसरा क्या दे रखा है, होल मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। इसका मतलब कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ना, एटम का पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में बैठा हुआ है इनसाइड एन एटम, तो ये भी ठीक है। न्यूक्लियस का साइज आइडेंटिफाई करा गया, कितना, 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 मीटर। तो ये न्यूक्लियस का साइज यहां से कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आई लिमिटेशंस, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बोले तो तुमने ईएम वेव्स क्या होती हैं, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जरा बताओ, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। एक्सेलरेटिंग। हाँ, हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज को रेस्ट पे रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को मूव करा दे तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज को एक्सीलरेट करा दो तो वेव्स, ईएम वेव्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेडिएशन, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, मतलब कभी तो ऐसा होगा कि वो क्या होगा, मान लो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अब वो अपनी एनर्जी रेडिएट करते करते कभी तो इस इलेक्ट्रॉन के इतना, इस न्यूक्लियस के इतना नियर आएगा कि न्यूक्लियस का फोर्स इतना हैवीली अट्रैक्टेड हो जाएगा, और ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी क्या अपना वजूद कुछ समय के बाद खो देगा। ऐसा होना तो चाहिए था कि भाई इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता, प्रोटॉन बोले तो क्या है ये, न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता। तो यहाँ पर सवाल आया स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो वहां पर बता नहीं पाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किन किन
ऑर्बिट्स में मिलेगा, कौन से ऐसे ऑर्बिट्स होंगे। तीसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा वाला हम कल पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कि जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहां से मेरे पास कोई पार्टिकल, तुमने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, यहां से नहीं करते, कुछ ऊपर से कर लो। सपोज यहां से रिलीज किया, ठीक है, यहां से, ये तुम्हारा इस पोजीशन से तुमने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया और वो यहां से जाते 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 इस ट्रेजेक्टरी पे चला जाएगा, वे रिपेल तो करेगा ना, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज पे आ रहा है। अब बात आया कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर है कि अब इस न्यूक्लियस की लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे मर्ज कर देती हूँ, ठीक है, ये जो जहां न्यूक्लियस है उसकी लाइन को बस थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अब ये क्या कह रहा है कि ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल इनिशियली अपने वेलोसिटी के साथ बना रहा था विद द न्यूक्लियस। तो इनिशियली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारे न्यूक्लियस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द न्यूक्लियस, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द न्यूक्लियस, यही क्या कहलाया जाता है? इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी इम्पैक्ट पैरामीटर को किससे डिनोट करते हैं? बी से। और ये किस चीज में हेल्प करता है इम्पैक्ट पैरामीटर? यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्कैटरिंग एंगल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना स्कैटरिंग एंगल होगा। स्कैटरिंग एंगल का मतलब पता चला क्या है कि तुम्हारा कोई भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो न्यूक्लियस से कितना स्कैटर हो जाएगा, क्या एंगल रहेगा उसका। जैसे सपोज करो अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो बताओ क्या होगा बेटा स्कैटरिंग एंगल। अगर बी की वैल्यू जस्ट 0 है, इसका मतलब ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस की ये 180। हाँ, न्यूक्लियस के सेंटर से ड्रॉ होने वाली एक लाइन, और यहीं से तुम्हारा वो आ रहा है अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 हो गई, तो अब ये पार्टिकल जाएगा जाएगा जाएगा, किसी पॉइंट से क्या होगा? वापस लौट जाएगा ना। तो यानी यहाँ पे मैम एंगल एक कितना? हाँ बोलो बारो। मैम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात एक बार दोबारा समझाना, समझ नहीं आया, मतलब देखो कैसे वेलोसिटी परपेंडिकुलर। भाई, आपने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हो आप किसी एक न्यूक्लियस पे, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी तो होगी ना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी है उसके पास इनिशियली। तो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल इनिशियली किस डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके साथ लेना है? न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, विद द न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस के साथ कैसे बनाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, न्यूक्लियस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो ये डिस्टेंस जो होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अब अगर बी 0, हाँ बोलो बोलो। हाँ इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहेंगे। हाँ, यही इम्पैक्ट पैरामीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही। स्कैटरिंग एंगल का मतलब ये है कि न्यूक्लियस, जैसे मान लो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराने के बाद या उसके इम्पैक्ट, कोलिजन का मतलब देखो ये नहीं होता कि हमेशा वो उसके सरफेस से ही टकराएगा, कई बार जैसे वो यहाँ से चला जाएगा तो फिर भी ये तो कोलिजन ही तो हुआ, फिजिक्स की टर्म्स में तो ये भी कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज पार्टिकल है तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से वो अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करेगा ना, तो ये भी एक तरीके का कोलिजन ही हुआ। लेकिन अब यहाँ पर ये एंगल कितना आया भाई, पहले इनिशियली ये डायरेक्शन थी, अब चला इससे गया, तो ये जो एंगल थीटा आया है यही क्या है? स्कैटरिंग एंगल। कि गोल्ड न्यूक्लियस से या किसी भी न्यूक्लियस के आसपास जाने के बाद तुम्हारा
पार्टिकल अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग एंगल, है ना। एक्चुअल पाथ से अल्फा पार्टिकल कितना डेविएट हुआ, वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, यस मैम। वो है स्कैटरिंग एंगल। अब यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे कि अगर बी को 0 कर दें तो क्या होगा, मेरे पास जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर मान लो मैं बी को वेरी लार्ज कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर बी को वेरी लार्ज कर दो तो बताओ, इफ बी इज वेरी लार्ज तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। हाँ, तो कोई भी पार्टिकल कोलिजन ही नहीं करेगा क्योंकि बहुत दूरी पे जा रहा है। सपोज करो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है बेचारा, और तुमने किसी पार्टिकल को यहां से गुजार दिया, तो यानी इसका इम्पैक्ट पैरामीटर यानी दिस डिस्टेंस बी, ये बी क्या हो गया, वेरी लार्ज। तो अगर बी बहुत लार्ज है तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियस तुम्हारे इस अल्फा पार्टिकल से बहुत दूरी पर है, तो यहाँ पर तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाएगा। क्यों, जिस पाथ से आ रहा है उसी से ही आगे चलता चला जाएगा, कोई भी एंगल या कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई, तो ये बताता है तो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का अगर सवाल आता है, आएगा नहीं, थ्योरी बेस्ड पूछ रही हो, अगर थ्योरी बेस्ड आता है तो इम्पैक्ट पैरामीटर का सीधा रिलेशन बैठता है स्कैटरिंग एंगल के साथ, कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है बट अभी तक आया नहीं है, डेरिवेशन भी कुछ उसका है नहीं, बट फिर इसलिए उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है, ये याद रखना बस, अगर बी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो पार्टिकल कैसा जाएगा भाई, अनडेविएटेड, अभी पढ़ा है ना, या फिर बहुत छोटे डिफ्लेक्शन के साथ जाएगा, करेक्ट, बोलो समझ में आया, बोलिए। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा है तो यही होगा, और अगर बी की वैल्यू बहुत छोटी है इसका मतलब तुम्हारा अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के बहुत क्लोजेस्ट होके गुजरेगा, है ना, बहुत क्लोजेस्ट होके गुजरेगा, तो यानी यहाँ पर क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन की संभावना है, मतलब थीटा यहाँ पर लार्ज हो सकता है। और अगर 0 ही कर दोगे तो अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पे, है ना, स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री चला जाएगा। तो ये है तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर। फिर उसके बाद आती है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा बताओ, पता चली गया होगा कुछ नाम से, कुछ पता चला क्लोजेस्ट अप्रोच से। अभी तुमने बोला कि मैम अगर हम बी को 0 कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन 180 हो गया, यानी स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री आया, ठीक है। वो पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही करेगा। देखो हुआ क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, क्या होगा, हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऐसे, यहां मेरे पास एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बैठा हुआ है। अब देखो, अब ये आ रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, अल्फा पार्टिकल के पास, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आगे क्या मिल रहा है इसको, न्यूक्लियस है तो मतलब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ये काम करेगा, भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी स्पेंड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जो इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, भाई ये न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पूरा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आता, हाँ या ना, तुम्हारा अल्फा पार्टिकल चलता रहता, यस मैम। मानते हो, चलता रहता। इसका मतलब तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तुम नहीं, अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसे न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स फील होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, एक्सपेंड होने लगेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, एक तो ऐसा पॉइंट आएगा कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब उस मोमेंट के लिए तुम्हारा पार्टिकल किस पे आया, जस्ट फॉर उस मोमेंट पार्टिकल आया रेस्ट पे। पार्टिकल रेस्ट पे आते ही कौन सा फोर्स एक्ट कर जाएगा भाई, रिपल्सिव फोर्स, मतलब पार्टिकल वापस उसी पाथ को क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ, तो ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, मान लो इस ए पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई,
तो ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये कौन सी डिस्टेंस है? क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो ये डी पर आके रुक जाता है, तो यही डी क्या है? क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा हुआ है सुनो, अल्फा पार्टिकल्स कम एट रेस्ट and its kinetic energy is converted into potential energy of the system, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर लिखी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ के आए हो क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर पढ़ के आए हो। तो Q1 किसका चार्ज होगा भाई? Q1 अल्फा का चार्ज ले लो, और Q2 किसका चार्ज हो जाएगा? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का चार्ज किसके बराबर होगा? केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझसे अच्छे से पता होगा तुम्हें। न्यूक्लियस का चार्ज Z एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके बराबर हो जाएगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, Q2। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विच इज योर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखा? 2E ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। बात समझ में आ गई? D क्या है? यही D क्या है? क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी ये वो डिस्टेंस है जिस ये वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे सारा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे K इज काइनेटिक एनर्जी और ये U पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, क्या कह रहे हो? मैम जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों है? इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अल्फा है। Q1 अल्फा है ना, तो अल्फा पे कितना चार्ज होता है? 2 टाइम्स ऑफ E ना। अल्फा का चार्ज कितना होता है? 2E। तो इसीलिए यहाँ पे 2E लिखा हुआ है। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है। बात समझ में आई बेटा? ये ZE और 2E क्या है? 2E चार्ज है अल्फा का और ZE किसका चार्ज है? न्यूक्लियस का। गॉट इट? भाई अल्फा का चार्ज बताया था, हीलियम का 2 है, ये वाला एटम ये 2, तो हीलियम पे कितना बनेगा चार्ज? 2E। और E इज योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सेम होता है। तो यहां से तुम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। अब ये D किसके क्लोजेस्ट है? फ्रॉम न्यूक्लियस। याद रखना D कहां से लिया गया है? D इज फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। ऑर्बिट्स, ऑर्बिट की जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायर्ड है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यानी टुवार्ड्स सेंटर पर हमें एक फोर्स मिल गया, और यही टुवार्ड्स द सेंटर वाला फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा? भाई कौन सा फोर्स है इनमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, अट्रैक्शन का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरह काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, है ना। पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद की कोई नई फोर्स तो है नहीं, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर आ गई। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ से? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट वाली रेडियस होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन से कहां तक की डिस्टेंस चाहिए? न्यूक्लियस तक की। इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में होगा उससे किसकी डिस्टेंस निकालोगे? फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेके ऑर्बिट तक की डिस्टेंस होगी R, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लोगे। ठीक है, Q1 Q2 लिख दिया। यहाँ पे देखो Z की कमी रह गई न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, तो Z भी लगा लेना। इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई, यहाँ पर Z लिख लो। तो ये क्या हुआ? रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। R की वैल्यू आ गई कितना? ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ME V स्क्वायर। ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ जिसका न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। भाई समझ में आया? Z क्या है? गोल्ड का न्यूक्लियस है तो गोल्ड का, सिल्वर का न्यूक्लियस है तो सिल्वर का Z लोगे, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर। बात समझ आ गई? हाँ,
तुम्हें तो आज इतना बोलना चाहिए था, तुम तो बिल्कुल शांत बैठे हो। तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा हमने, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के ही आ चुके हो, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। नेगेटिव एनर्जी क्या दिखा रही है, दिस सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के बीच में, यस मैम। क्या होगी? मैंने तो जेड नहीं होगा। कहाँ पे? ये हाइड्रोजन के लिए लिया होगा ना इन्होंने स्पेसिफिक, दे रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, तो यहाँ पे q1 q2 पता है ना क्या है? q1 q2 पता है क्या है? बोलो। q1 मैम किसका इसमें चार्ज, नहीं आ रहा है। q1 किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का। q2 किसका चार्ज होगा, न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस का। अब ये न्यूक्लियस तुम्हारा किसका ले लिया इन्होंने, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो Q2 तुम लिखते ZE। फोर हाइड्रोजन Z किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो Q2 1। कितना है, Q2 सिर्फ E आया। तो ये इन्होंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन करी है, तो वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी में मैंने भी बोला था, जब भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो चार्ज के साथ लिखते हैं, समझाया है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, बोलो मेरे को एक बार बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, बोलो। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी पढ़ रहे हो, पॉजिटिव? अरे यस भाई, हाँ जरा बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या चल रहा है, समझाओ जरा। अभी पढ़ के आए हो पोटेंशियल एनर्जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? आर्यन, पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या है, ये कैसे पता लगेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? मैम इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपसे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो डिस्टेंस कहाँ पे है। मैम जैसे ये हम इन्फिनिटी से r दूरी पे लाए तो मैम यहाँ पे नेगेटिव होगी, अगर मैम r से इन्फिनिटी में ले जाते तो पॉजिटिव होती। ये क्या बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रिंस बताओ। मैं स्पेसिफिक यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं जनरल पूछ रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे पॉजिटिव होती है और कैसे नेगेटिव होती है? मैम चेंज इन वर्क डन होता है। हाँ ठीक है, फिर मैम उससे कैलकुलेट करते हैं। प्रिंस बताओ। भाई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हो? पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर तुम किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, मेरी बात सुनो, अगर हम किसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो बताया था पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बस। अगर अगेंस्ट में काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ पर कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, यानी ये तो प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, ये तो इसको खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा, हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन क्या दिखा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि एक्सटर्नल वर्क करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। भाई पोटेंशियल एनर्जी तब बढ़ेगी ना जब हमें एक्सटर्नल वर्क करेंगे, और वो वही एक्सटर्नल वर्क डन किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही एक्सटर्नल वर्क डन स्टोर होगा, और वो एक्सटर्नल वर्क डन हमें तब करना पड़ेगा जब हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेंस्ट काम करते थे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। यहाँ क्या तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के पास ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन को इस यहां तक ले जाने के लिए? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक की बात,
सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं करना पड़ेगा ना, बिकॉज यहाँ पर तो ये खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब हमें एक्सटर्नल वर्क की जरूरत ना पड़े तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव, इसे बोलते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब जब भी नेगेटिव आ रही है तो क्या पता चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा बन गया है, तभी तो पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, यहाँ पे अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब समझ लेना बाउंडेड एनर्जी है। जैसे यही सेम नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी उसमें भी आती है, ग्रेविटेशन के केस में। ग्रेविटेशन के जब क्वेश्चंस कराए थे बोला था ना कि यू को नेगेटिव लो, यू को नेगेटिव लो। नेगेटिव वहां पर क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां पर दो मासेस के बीच में कैसा फोर्स लग रहा था आपस में। तो जहां पर हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे आया। बस चार्ज की वैल्यू रखिए Q1 Q2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का है और एक न्यूक्लियस का। क्लियर। अब टोटल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी निकाली है हाफ mv स्क्वायर करके, इसमें v की वैल्यू पुट करी है, देखो हाफ mv स्क्वायर है ना। अभी आपने r निकाला था यहाँ से बेटा, दिस r, ये वाला r निकाला है। क्या मैं यहाँ से v भी निकाल सकती हूँ, v स्क्वायर। v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताओ, इसको k मान लो, चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r me अपॉन e स्क्वायर, यही हो जाएगा v स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर में वैल्यू रख दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। ये v स्क्वायर एज इट इज उठा के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में रख दो, तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो ये यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये क्लियर है। इलेक्ट्रिक टोटल एनर्जी कितनी आई, फिर टोटल एनर्जी आई ये वाली वैल्यू। तो क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव है, ये चीज याद रखनी है। सेकंड क्या चीज याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस एंड नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो जरा एक सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, सही लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये बताओ, ये चीजें समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, हल्के में मत लेना इन चीजों को। धनंजय समझ में आई बेटा, क्या करा है? हाँ, तो नेगेटिव साइन फिर से, अब टोटल एनर्जी के नेगेटिव साइन की बात हो रही है। तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है। ठीक है, ये कैसे मेरा रिफ्लेक्ट दिखा रखा है ना, छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट होता है। सेकंड मॉडल किसका आता है बताओ, रदरफोर्ड के बाद बहुत मॉडल, तो बहुत मॉडल डिस्कस करेंगे। बहुत ने क्या देखो यहाँ पे आज की जो भी क्लास हुई है इसका समरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बस यही सब चीजें, बाकी तो थ्योरी है वो तो तुमने पढ़ी ली है। ये रे फॉर्मूलाज, ये 3 बोहर थ्योरी, बोहर का भी पढ़ लेते हैं भाई, बोहर ने क्या बताया। संडे को टेस्ट है भाई, पढ़ लेना कुछ। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या कह रहे हो मैं मॉडर्न फिजिक्स है। हाँ, तो ड्यूअल नेचर आएगा और एटम आएगा, एटम भी आएगा। ठीक है, एटम भी आएगा। मैं तुम्हें आज रेडिएशन प्रेशर के कुछ क्वेश्चन भेज दूंगी, उन्हें सॉल्व कर लेना, 4-5 ही दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। बोहर मॉडल, तो बोहर क्या कहता है बताओ, कुछ याद है बोहर की थ्योरी, याद होगी भाई, केमिस्ट्री। कौन है केमिस्ट्री में पर्टिकुलर ऑर्बिट और शेल में रिवॉल्व करते हैं। हाँ,
तो देखो रदरफोर्ड की शॉर्ट कमिंग तो ये ठीक है। रदरफोर्ड की शॉर्ट कमिंग्स ये थी कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, क्योंकि एक्सिलरेट कर रहा है और एक्सिलरेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए और इस हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए। अगर वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन वहीं खत्म हो जाएगा, जो कि एक एटम को अनस्टेबल बनाता है। अगर ऐसा होता तो हम कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये तो हमें सबको पता है, बट इसका एक्सप्लेनेशन हम सबको नहीं पता है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ये एक्सप्लेनेशन देते हैं बोहर भाई साहब। ये कहते हैं कि देखो, जो ये तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी जो यहाँ लगा रहे हो, ये क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी को एटम्स के साथ रिलेट ना करो, ये यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है? क्वांटम, है ना। यहाँ क्वांटम थ्योरी एप्लीकेबल होती है, अपनी क्लासिकल थ्योरीज को यहाँ पर अप्लाई ना करें। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ईएम वेव्स जो है वो क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, तो उसका जो भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस है उसको यहाँ अप्लाई मत करो, पहली बात तो। ठीक है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में ऑर्बिट करता है जो ऑर्बिट्स कैसी हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। और जब वो उन ऑर्बिट्स में ट्रेवल करेगा, उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, तो उन ऑर्बिट्स में वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, उन्होंने उस बात को ही खत्म कर दिया कि एनर्जी कैसे है रेडिएट कर रहा है, तो फिर तो अनस्टेबल है, तो उन्होंने बोल दिया कि एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो उन्होंने उस बात का किस्सा ही खत्म कर दिया और उन्होंने बोला कि जब वो उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी, एक कांस्टेंट एनर्जी। जो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक वो उस ऑर्बिट में है वो एनर्जी रिमेन सेम। ये नहीं होगा कि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास 10 एनर्जी है, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के पास पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रहेगी। कांस्टेंट एनर्जी का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि कांस्टेंट रेडियस रहेगी। तो रेडियस भी एक पर्टिकुलर अगर ऑर्बिट में है तो उसके पास एक ही रेडियस रहेगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। अब वो स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी हैं वो सेकंड पॉस्टुलेट बताता है। तो सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? ऑर्बिट्स का। only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। यानी एंगुलर मोमेंटम को इन्होंने h अपॉन 2 पाई के बराबर बताया और एक कांस्टेंट दिया जो था n। n क्या है भाई? यहाँ पर n इंटीजर है, बट तुम बताओ केमिस्ट्री वालों n क्या है एग्जैक्टली? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैम ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ सेल, है ना, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में अभी रिवॉल्व कर रहा है, नंबर है ना, नंबर n बताएगा। तो L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। L एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? R क्रॉस P यानी MVR। देखो आप लिखोगे L होगा MVR साइन थीटा। भाई L यही तो होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? R क्रॉस P। P लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? MV क्रॉस हटा के साइन थीटा। अब देखो रेडियस और वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इस रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो साइन 90 साइन थीटा साइन 90 और ये कितना हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। H इज योर प्लैंक कांस्टेंट। तो इन्होंने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिक इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटाइज्ड टर्म का यूज करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। ठीक है, थर्ड क्या बोलते हैं? थर्ड ये बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, देखो ये इसको पढ़ाने के लिए पहले एनर्जी लेवल्स का ज्ञान होना चाहिए। देखो कैसे,
सपोज करो मेरे पास बेटा ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, दीज आर सम एनर्जी लेवल। मैं लिखती हूँ ये फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड, घटना चाहिए, ये ज्यादा हो गया बड़ा, 3 और 4, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं। मान लो मेरे पास यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके पास एनर्जी E1 है, ऊपर वाली ऑर्बिट है वहां पर एनर्जी E2 होनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी, तो मैंने माना कि पहली ऑर्बिट में एनर्जी E1, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी E2, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी E3, फोर्थ में एनर्जी E4, हमने ये माना। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो वो पर्टिकुलर एनर्जीज पे ही करेगा, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस एनर्जीज नहीं है। मान लो जैसे E1 को बेटा अगर E2 पर जाना है, मान लो ये कितना मान लेती हूँ मैं, E1 यूनिट्स में बात कर लेते हैं। इफ दिस इज मान लो मेरे को इसको यहां पहुंचाना है, तो मुझे ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कुछ क्या एक जरूरी पड़ेगा, कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। मान लो इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं कह रही हूं अभी सपोज कर लो, ठीक है। ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब मान लो कोई एक ऐसा फोटोन आता है जिसके पास जो एनर्जी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसीलिए इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे तो वहां पे आता है कि कॉन्टिन्यूअस इमिशन नहीं है यहाँ पे, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी कोई भी फोटोन आया और सारे फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उन्हीं फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिनका उनको रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, जिस स्टेट में जाना चाहता है और जिस स्टेट में अभी है उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही फोटोन आएगा, उसी को एब्जॉर्ब करेगा, 0.5 का आएगा नहीं करेगा, 0.8 आया नहीं करेगा। सिमिलरली अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन E4 में है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में है E4 में, अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन E4 से E1 पे आना चाहता है सपोज करो, या इलेक्ट्रॉन E4 से सीधा E3 में ही आएगा, E3 से सीधा E2 में ही आएगा। इनके बीच में जो ऑर्बिट्स हैं या इनके बीच में जो भी एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, इन्होंने ऐसे बोला, है ना। मान लो E4 में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है सपोज करो कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लेते हैं, फर्स्ट वाले के पास थी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बार बताओ, अगर वो E4 से 1 में आना चाहता है, E1 में, E4 से E1 में ट्रांजिशन करना चाहता है, तो बेटा उसे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकालना पड़ेगा, 9 का, है ना, 9 का। अगर वो 9 का नहीं निकाल पा रहा है, तो 9 का नहीं निकाल पा रहा है तो वो क्या करेगा, E4 से E3 आ सकता है, तो E4 और E3 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उतना ही फोटोन निकालेगा, ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स में जा रहा है। तो यहाँ ये आया इसका थर्ड पोस्टुलेट। तो क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, तो वो रेडिएशन जो रिलीज होगी वो रेडिएशन किसके बराबर होगी, उन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है। बात समझ में आई, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल लिखा हुआ है ना, तो वही अमाउंट का फोटोन रिलीज होगा जितना अमाउंट का उन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस होगा, उसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यही चीज अब तुम्हारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा में काम आएगी, है ना, यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा में काम आएगी। तो क्या पता चला यहां से, सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पर कोई एक गैस है, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी गैस है, किसी की भी गैस हो सकती है, तुमने यहाँ से बहुत सारी रेडिएशंस भेजी, ठीक है, वेवलेंथ, ये रेडिएशंस हैं, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है। ये रेडिएशन कैसी रेडिएशन है, कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन है। कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन का मतलब समझ में आ रहा है, हर तरीके की वेवलेंथ है ना, हर नंबर की वेवलेंथ मिलेगी। जैसे ही इस रेडिएशन को तुम इस गैस में से पास करोगे, यहां पर जब तुम देखोगे ना तो यहां पर कुछ वेवलेंथ गायब मिलेंगी। जो वेवलेंथ गायब मिली उनका मतलब क्या है बताओ, उनका मतलब क्या है कि गैस ने
वो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या कर ली, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या कर ली, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली ना। और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्यों एब्जॉर्ब करी, क्योंकि इस गैस के वो इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ यानी उस फोटोन की एनर्जी, भाई उस वेवलेंथ का मतलब क्या है कि वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hc/लैम्डा। तो मतलब उस वेवलेंथ का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी शायद उसी एनर्जी के बराबर होगी जितना उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो वो एनर्जी तो अब उसने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी की क्या हो गई, बाहर चली गई। तो यहाँ पर जो इसी को बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि कुछ वेवलेंथ मिसिंग क्यों है भाई मिसिंग वेवलेंथ, क्योंकि उनको क्या कर लिया गया, इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिया फॉर द ट्रांजिशन। ये चीज समझ में, ये चीज समझ में, हर किसी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तुम्हारा पार्टिकल, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये वही खाना खा रहा है जो उसको चाहिए। अगर उसको राजमा चावल खाने हैं तो वो राजमा चावल ही खाएगा, चाहे तुम उसके सामने 56 भोग रख दो, ये वही है। ठीक है ना, जैसे राहुल करेला खाता है तो इलेक्ट्रॉन भी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही खाएगा, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, गॉट इट। यस। खाने की Yes, चीज ma'am. से तो समझ जाओगे, खाने फूडी तो तुम सारे ही होंगे कि नहीं हो, नहीं हो ज्यादा फूडी, दिल्ली वाले तो होंगे भाई, दिल्ली में तो शाम होते, दिल्ली वालों से तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता फूडी, दिल्ली में तो शाम होते ही एकदम मेला लग जाता है, मोमोज छोले भटूरे। है सुमित, है सुमित, नहीं लगता क्या, सुमित नहीं आया क्या आज क्लास में। मैम हूँ ना। हाँ तो फिर बताओ। मैम थम्स अप किया था मैंने। कौन सी स्टॉल्स लगती है तुम्हारे वहां पे, वही मैम छोले भटूरे लगते हैं। छोले भटूरे लगते हैं। यस मैम दोपहर में लगते हैं। देखो ये जरूर पहुंच जाता होगा वहां छोले भटूरे खाने। आज तो मैम बिरयानी भी खाई। देखा, और मोमोज के भी लगते होंगे है ना, तो ऐसी स्टॉल्स लगते हैं यार दिल्ली में, तो दिल्ली वालों के मजे हैं। हिमाचल में नहीं लगते इतने स्टॉल्स, हिमाचल में तो हम जहाँ पे बूट कैंप होते हैं वहां के आसपास तक कुछ नहीं मिलता खाने का। है हिमाचल में ऐसा ही होता है क्या बेटा, तुम्हारे घर के आसपास मिलता है कुछ ऐसे खाने का आइटम। हम दुकान होती है। नहीं है ना, स्टॉल्स ही नहीं है वहां तो क्योंकि वहां पे टूरिज्म का है ना काम, तो सब लोग अपना टूरिज्म वाला ही, उनका रेस्टोरेंट होटल्स यही होते हैं, है ना। करेक्ट। फिर मैम खाते क्या है? पता नहीं क्या खाते हैं, इनके बूट कैंप होते हैं, हम लोग जाते हैं वहां पे, कुछ नहीं था। एक बार मैं और खुशबू में ऐसे ही सोच रहे थे कि आइसक्रीम खाने चलते हैं वहां पर। पता है अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने भी जाना है वहां पे 10-15 किलोमीटर चल के जाओ तुम, हो इतनी सकता है कम है? जहाँ चल के नहीं, मतलब बाय यूजिंग एनी व्हीकल, ऐसा था वहां पे, पता नहीं। बट हो सकता है कि जहाँ रेजिडेंशियल एरिया हो वहां ऐसा ना हो। हाँ बोलो, हिमाचल का भी ऐसी जगह होता है जहाँ पे ना, कोई है तुम में से कोई ऐसी जगह रह रहा है कि जहाँ पर कुछ हो ऐसा, कुछ ना मिलता हो। झूठ मत बोलो, जरूर होगा, हिमाचल में तो बहुत जगह है ऐसी, चमोली वमोली जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हायर में, वहां तो होंगे ऐसे। मैम ये तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हम चंबा साइड ही है। सब डिफेंड कर रहे हैं हिमाचल वाले। मैम राहुल के उधर तो आ गए हैं। राहुल के इधर क्या आ गया राहुल मूंगफली। अब राहुल करेले छोड़ के मूंगफली खाएगा, उसका दिमाग और तेज हो जाएगा, है ना राहुल। यस मैम आज नहीं खाई। हाँ देखना, ठीक है। इनके यहाँ मोमोज नहीं मिलते, हिमाचल में सिड्डू मिलता है ना, मोमोज का, यस मैम, मोमोज का हम मोमोज दूसरा। भी मिलते हैं। तो हमने कभी खाए नहीं, मोमोज ही खाते हैं। मोमोज नहीं खाए कभी, हम सिड्डू नहीं खाए। शिमला आए थे हम लोग, कुछ नहीं था वहां पे। हाँ ठीक है,
बढ़िया है, चलो मजे करो, सिड्डू खाओ, हिमाचल में रह के तो एटलीस्ट सिड्डू खा लो। चलो बाय एवरीवन। मैम मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। कोई नहीं, तुम मोमोज तक ही सीमित रहो, मैं भी वहीं तक सीमित हूँ। दिल्ली वालों के लिए वही छोले भटूरे मोमोज बहुत है। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम।